Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. First of all, a very happy new year और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के लिए साल खुशियाँ लाए, अच्छी हेल्थ लाए और जो हमने पिछले साल खोया है उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती बट अ बेटर साल के लिए मैं उम्मीद करती हूँ। आज इस न्यू साल के लिए मैंने कहा कि क्योंकि हमारा मोटो है अवेयरनेस फैलाना, so I invited a very special person जिन्होंने कुछ लोग होते हैं जो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं और सिर्फ एक मुलाकात में वो आपको बताते हैं कि दे आर सो मच डिफरेंट और दे आर देयर टू हेल्प यू। सो आई मेट दिस पर्सन जब मैं अपनी एक ट्रेनिंग कर रही थी एंड सडनली आई फेल्ट अ कनेक्शन। सो आज मेरे साथ हैं मैम हुमैरा। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनका 24 साल का एक्सपीरियंस है। शी इज़ अ बिहेवियर थेरेपिस्ट एंड मच मच मोर एंड अ वेरी गुड टीचर बिकॉज इनकी वो ट्रेनिंग लेने के बाद I can visually change in my therapy plans और उसमें being a speech pathologist इतना मुझे behavior का नहीं पता but I can मतलब ले सकती हूँ उनके उन lectures को utilize कर सकती हूँ whenever I'm having that trouble जो हम एक behavior therapy उसकी जब हमें ज़रूरत होती है। So welcome ma'am, अस्सलाम वालेकुम first of all and happy new year. Walaikum assalam. Happy New Year to Mispa and everyone. Thank you very much for having me here, Mispa, for inviting me on this platform. I hope you can hear my voice clearly. Yes You ma'am. can see me. Yes ma'am. That's really good. Okay. And thank you very much. जितनी तारीफें आपने मेरी कर दी शायद इस तारीफों के मैं काबिल नहीं तो अल्लाह का एहसान है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और yeah, fortunately I met you and other very brilliant participant when I was doing my applied behavior analysis training. अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कनेक्शन क्योंकि वो कनेक्शन सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होता वो कनेक्शन जो है वो कैरी ऑन रहता है एंड इट्स गुड दैट वी आर in a learning process like it's a ongoing process it's not that somewhere stop तो इवन मेरा लर्निंग प्रोसेस जो है वो अभी तक चल रहा है दैट इज़ वेरी गुड कि मैं कुछ आपसे लर्न करती हूँ कुछ आप मुझसे लर्न करते हैं दैट्स वंडरफुल जिस तरह मिसबा ने बताया कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं बहुत ब्रीफ अपने बारे में बताऊंगी जिस तरह मिसबा ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हैं कि मैं जो है long time back I've done my masters and postmasters in clinical psychology I had experience in working in schools different in Oman school college as a student counselor उसके बाद मैं मूव हो गई थी कनाडा वहाँ पर जो है मैंने अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की ट्रेनिंग प्रॉपरली वहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन मैंने अटेंड की उसके बाद मैंने कुछ ऑटिज्म सेंटर थे जो कि गवर्नमेंट बेस्ड सेंटर्स थे फॉर्चुनेटली आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम दैट सेंटर then I switched to another center. So overall, जो है वो मेरा 5-6 साल का Canadian experience है in autism. So there I worked as a behavioral therapist. जो कि डिफरेंट प्लानिंग्स इम्प्लीमेंटेशन और विद एकेडमिक हेल्प हम लोग पूरा जो है एक पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करते थे जहाँ पर वहीं से मेरी लर्निंग ज़्यादा स्टार्ट हुई तो आई वाज लाइक जब मैंने अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस को देखा तो आई फील दैट इट इज़ अ एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी एंड वी शुड अप्लाई नॉट पर्टिकुलरली फॉर द ऑटिज्म किड बट फॉर एवरी किड क्योंकि हमारे टिपिकल बच्चों के साथ भी बहुत बिहेवियरल कंसर्न्स होते हैं हमारे नॉन टिपिकल के साथ तो होते ही हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लॉट्स ऑफ इश्यूज एंड वी विल टॉक अबाउट इट लेटर डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच पिस्पा थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आ गए? व्हाट influenced you to have a certification and degree in this field? बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी ठीक है जब मैं पढ़ रही थी उस वक्त भी और जब मैंने काम स्टार्ट किया जब मैं ओमान गई थी आज से कोई 2005 की बात है वहाँ पे मैंने एक स्पेशल नीड स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम स्टार्ट किया वहाँ मैं कुछ असिस्मेंट्स वगैरह डिज़ाइन करती थी असिस्मेंट्स करती थी बच्चों के ऊपर तो आई केम टू नो कि देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स दैट रियली इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन स्पेशली ऑन द डेवलपमेंटल डिलेज तो लाइक पेरेंट्स इट्स नॉट कि हम सिर्फ डायग्नोज करके बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट नॉट डायग्नोज करके जो है हम उसको छोड़ दें बल्कि वी नीड टू वर्क ऑन देयर बिहेवियर एंड देयर एकेडमिक्स प्रोग्रेस टू तो वो क्या चीज़ होती है जिसके बेसिस पे हम स्टार्ट कर सकते हैं देन आई केम टू नो अच्छा देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स आर अवेलेबल
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बहुत नई थी उस ज़माने में जब मैं कनाडा मूव हुई हूँ 2003 में, सॉरी 2013 के अंदर। तो उस वक़्त जो है फिर जब मैंने वहाँ पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट किया तो फिर मुझे मालूम हुआ कि वहाँ कई सेंटर्स के अंदर कई ऐसे ऑटिज़्म बेस्ड सेंटर है जहाँ पे एबीए की ट्रेनिंग्स प्रॉपर होती हैं और वो करनी भी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। ना सिर्फ़ ये कि प्रैक्टिशनर्स को बल्कि पेरेंट्स को भी और हर एक को, ताकि वो बेटर जो है स्किल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के अंदर हो सके। तो यहाँ से फिर मैंने स्टार्ट लिया अपने करियर का। दैट्स सो ग्रेट। तो मैम जब बिहेवियर की बात होती है तो क्या है बिहेवियर और किन लोगों को इस थेरेपी की ज़रूरत है? और कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो बिहेवियर इश्यूज़ डेवलप होते हैं? क्या चीज़ें हैं? क्या एक एटिपिकल बच्चे को ही बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है या एक टिपिकल बच्चों को भी आजकल ज़रूरत है? मिसबा देखिए बात ये है कि बिहेवियर डेवलप कैसे, बिहेवियर तो हम सब के साथ है, ठीक है ना? हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ बिहेवियर, वी हैव टू डू समथिंग कंटिन्यूअसली, हम एक्शन और रिएक्शन के प्रोसेस में होते हैं। लेकिन सॉरी विश्वा, सॉरी मेरा हुँ, थोड़ा-सा इंटरनेट का उसका प्रॉब्लम हो गया था। ओके। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बिहेवियर की तरफ जब हम जाना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि सिर्फ़ टिपिकल बच्चों, नॉन टिपिकल बच्चों के साथ नहीं बल्कि टिपिकल बच्चों के अंदर भी बिहेवियरल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर अम, जिस तरह मैंने कहा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जिससे हम रिएक्ट या एक इंटरैक्ट करते हैं किसी दूसरे के साथ। लेकिन ये बिहेवियर थोड़े से समवॉट डिफरेंट होते हैं। जिसे हम टेंट्रम्स भी कहते हैं, जिसे हम चैलेंजिंग, बेसिकली आई कैन यूज द टर्म चैलेंजिंग बिहेवियर। इट्स नॉट अ सिंपल बिहेवियर, इट्स अ चैलेंजिंग बिहेवियर व्हिच इज like which has certain functions. It's not something very like जैसा मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी टोन थोड़ी सी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो सोशली सिग्निफिकेंट होना बहुत जरूरी है इस बिहेवियर का, कि लोग जो है एक नॉर्म्स पे इसको एक्सेप्ट करें। अगर वो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वी नीड टू वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर। कि अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, चीखता है, टेंट्रम थ्रो करता है, हिट करता है, बाइट करता है, तो दीज आर नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, दीज आर द हार्मफुल बिहेवियर। Some kind of a behavior are harmful, some are not. But again, like if the behavior is not harmful, मगर उसके consequences जो हैं वो बहुत बुरे उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं या environment के ऊपर पड़ते हैं, तो definitely हम उसको modify करने की ज़रूरत है हमें उस वक्त वहाँ पर। तो we need to understand कि what exactly the behavior is. मिस पर आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सॉरी आई वाज़ म्यूटेड। अम, अम, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि बिहेवियर क्या होता है। सो आप मुझे बताएं कि व्हाई सम चिल्ड्रन स्ट्रगल विद बिहेवियर प्रॉब्लम? क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें ट्रिगर करती है? क्या पेरेंटिंग में कोई ऐसे हैं? हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं? पेरेंटिंग स्टाइल डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट, कि पेरेंटिंग कैसे हो रही है, पेरेंट्स जो है वो कितना जो है वो उसको बच्चे को अटेंशन पे कर रहे हैं, या उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड किस्म की पेरेंटिंग हो रही है, जिससे यानी कि कोई पेरेंटिंग ऐसी जो कि मॉडरेट ना हो, जिसमें हम या तो एक्सेसिव अटेंशन पे कर रहे होते हैं या फिर हम निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो दीज काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग स्टाइल कैन इन्फ्लुएंस इन चिल्ड्रन बिहेवियर। अदर देन there are lots of factors, the tons of factors influence a behavior. For example, अगर बच्चा जो है वो नॉन वर्बल है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर ही उसका जो है कम्युनिकेशन होगा। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब बच्चा बात नहीं कर सकता तो अपने बिहेवियर के थ्रू बताएगा कि उसको क्या नीड है, ठीक है ना? दूसरा, अगर बच्चा वर्बल है लेकिन वो अपनी बात सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बहुत सारे बच्चे तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते अपनी बातों को। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब हमें इरिटेशन स्टार्ट होता है, अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें, तो हमें बहुत इरिटेशन होती है जब दूसरा हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता या हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पे हमें बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि हम उस बिहेवियर को नोट करें कि वो बिहेवियर किस वजह से आया है। तो सबसे पहले हम उसका एंटीसीडेंट चेक करते हैं कि वो हुआ क्यों? तो ऐसा बिहेवियर आया क्यों? और फिर हम उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेक करते हैं कि व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट बिहेवियर, क्योंकि वही बिहेवियर को शेप करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है वो चिल्ला के कोई बात करता है, रोता है, और पेरेंट्स आके उसको फौरन पैम्पर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको आइडिया हो जाता है, नेक्स्ट टाइम बजाय वो अपने वर्ड्स यूज करने के वो चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं या वो हिट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ही और शी नोज कि द पेरेंट्स विल
attain him or her after that kind of a behavior. तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हमें इसको नोट करने की ज़रूरत है कि वो ट्रिगर्स क्या हैं। तो ट्रिगर्स के लिए हमें उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि वो जो बिहेवियर है, वो इससे जस्ट पहले क्या हुआ था। राइट ठीक है? मैम। यस मैम। मैम, क्या ये टेंट्रम्स, क्योंकि आपने पहले बताया कि पेरेंट्स पैम्पर कर देते हैं उस बिहेवियर के बाद, सो डज दैट मीन दैट टेंट्रम कैन बी अ लर्न बिहेवियर, और हम यस, कैसे इट रिस्पॉन्स कैन बी। करें? यस मैम। बिल्कुल, क्योंकि बिहेवियर ऐसी चीज़ है हमारे पास। देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर है, एक बिहेवियरल फैक्टर है हमारे पास। जेनेटिक हमारे पास वो है कि जो सॉरी एक लर्न्ड है और एक बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो ये होती हैं कि हम जीन्स के थ्रू ले रहे होते हैं कि हाँ, अगर बाप एग्रेसिव है तो बच्चा भी एग्रेसिव होता है, माँ एग्रेसिव है तो बच्चा भी एग्रेसिव होता है। अम, जो बिहेवियरल जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं करते, बल्कि लर्न्ड बिहेवियर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर के अंदर 2 बच्चे हैं या बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे कोई बच्चा बाइट करके जो है अपनी बात एक्सप्लेन करता है और वो जो है वो टीचर्स को अटेंशन पे करती हैं या व्हाटएवर, तो वो लर्न कर लेते हैं कि अच्छा इस तरीके से भी ऐसा हो सकता है। या पेरेंट्स में से दोनों में से कोई शाउट कर रहे हो, दोनों आपस में लड़ रहे हो, तो बच्चा भी उसकी टोन भी फिर वैसे ही शेप हो जाती है। तो इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। It is a learned behavior too, not only biological, but it's a learned behavior too. एंड व्हाट शुड पेरेंट डू जब वो टैंट्रम आए, सो हाउ शुड वी कोप विद दैट? कभी-कभी आपको समझ नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ? हुँ। हुँ, इसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत है समझने की टेंट्रम बेसिकली चीज़ क्या होती है। यस। टेंट्रम इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स, ठीक है ना? इट्स नॉट अ वन बिहेवियर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ बिहेवियर जिसके अंदर जो है वो येलिंग, स्क्रीमिंग, हिटिंग सब कुछ आता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कहाँ अटेन करते हैं, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर बच्चा स्क्रीम और येल कर रहा है, ठीक है? तो पेरेंट्स का या प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्स जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर बच्चा बाइट या हिट कर रहा है, तो रिएक्शन डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि बाइटिंग एंड हिटिंग आर द हार्मफुल बिहेवियर्स। तो हमें उस हार्म से दूसरों को, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ऐसे कि हम उसको इग्नोर भी करें उस बिहेवियर को, साथ में हम पूरा अटेन भी करें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को हार्म कर बैठे। तो वहाँ पे पेरेंट्स को बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि वो अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि कहीं बच्चे का बिहेवियर हार्मफुल तो नहीं है। अगर तो वो हार्मफुल नहीं है, तो फिर बच्चे को जो है वो वहाँ पे थोड़ा-सा इग्नोर करके उसको चेक करें कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। खाली इग्नोरेंस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बट वी हैव टू गिव द रिप्लेसमेंट बिहेवियर टू। ठीक है ना? तो हम जब बात करते हैं रोकने की या किसी चीज़ को एक्सटिंक्ट करने की किसी बिहेवियर को, तो उससे पहले हम उसका रिप्लेसमेंट या जस्ट अल्टरनेटिव बिहेवियर जो है वो डिफाइन करते हैं, कि अगर बच्चा जो है वो बाइट कर रहा है, तो उसका अल्टरनेटिव बिहेवियर क्या होगा? क्या वो बाइटिंग इसलिए कर रहा है? उसका फंक्शन पहले हम चेक करेंगे। क्या वो बाइटिंग इसलिए कर रहा है कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा होता? तो उसका रिप्लेसमेंट बिहेवियर का हम उसे वर्ड्स देंगे। ओके, यूज़ योर वर्ड्स। हम उसे ये कहेंगे बजाए कि बाइट करने के। बट मेक श्योर कि हार्मफुल ना हो। अगर वो हार्मफुल होगा, तो पेरेंट्स शुड नीड टू नो कि वो कहाँ पे हिट कर सकता है या कहाँ पे बाइट कर सकता है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट मैम। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि अक्सर यू डोंट नो और आपको लगता है कि बच्चा कुछ कर लेगा, आप डर के मारे, बच्चे से डर के मारे उसे चीज़ पकड़ा देते हैं, और वो फिर आई थिंक वो वो पक्का भी हो जाता है बिहेवियर। वो नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड हो जाता है, जिसे हुँ, हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, कि हम उस बच्चे की उस अवर्सिव बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए उसको एक चीज़ ऐसी देते हैं जिसकी वज़ह से उसका बिहेवियर नेक्स्ट टाइम के लिए स्ट्रेंथन हो जाता है और पक्का हो जाता है, बजाय कमज़ोर होने के। जैसे कैंडी दे दी उसके क्राइंग पर, जैसे हमने उसको जो है उसके हिट करने में फ़ौरन से जाके उसको पकड़ लिया। तो हुँ, पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता कि ऐसा करने से, इवन बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी यही कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। ये उसके लिए उसका बिहेवियर और स्ट्रेंथन कर रहा होता है, बजाय वीकेंड करने के। राइट। मैम, थोड़ी-सी अगर आप टिप्स शेयर कर दें, बिकॉज़ बीइंग अ प्रैक्टिशनर्स एट टाइम्स मुझे भी समझ नहीं आता, एंड बीइंग अ मदर मुझे अपने बेटे के साथ भी नहीं समझ आता। सो वो क्या टिप्स हैं जो आप, सो इफ यू शेयर कर दें? देखिए मिसबा सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है वो डेफ़िनेटली उनको नहीं पता होता कि जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो क्यों बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है ना? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो ढाई 3 साल का है और हिटिंग बहुत करता है, बाइटिंग करता है, तो प्लीज़ उसको किसी प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर लेके जाएँ।
आई वुड सजेस्ट कि उसकी फ़ौरन से जो है वो एक सॉर्ट ऑफ एक कंसल्टेशन लें किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, ताकि पता चले। एक कंसल्टेशन से ही आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाता है कि आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि अच्छा ये चीज़ें इस वजह से हो रही हैं। क्योंकि हमें लिंक करना ज़रूरी है, हमें रीज़न आउट करना ज़रूरी है। हम हवा में तीर नहीं चला सकते, हमें मालूम करना ज़रूरी है कि उससे एग्ज़ैक्टली पहले क्या हुआ था। अब पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाते बिकॉज़ कभी-कभी किसी के पास 2 या 3 बच्चे एक साथ होते हैं और एक ही आस-पास की एजेस के होते हैं, तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली मदर्स के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि वो एक फैमिली को भी देखें, किचन का काम भी देखें, बच्चों को भी देखें एक साथ और उनके बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बिहेवियर बच्चे का थोड़ा चेंज हो रहा है, सिर्फ मैं हिटिंग उसकी बात नहीं कर रही। अगर हम बात करें कुछ बच्चे जो है वो बहुत अवॉइडेंस का शिकार भी होना शुरू हो जाते हैं। अवॉइडेंस इज़ अ बिहेवियर, ठीक है ना? कि आप बच्चे को बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहा, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा और जो है वो कमरे में जाके बैठा हुआ है अपने जो है लैपटॉप पे अपने माँ कहती है कि भई बच्चा मेरा सारा वक़्त लैपटॉप पे बैठा रहता है। तो पहले तो ये फिर भी लोगों से मिलता था, अब नहीं मिलता। तो अगर आपने नोटिस किया है कि ये बिहेवियर आ रहा है बच्चे के अंदर, प्लीज़ उस वक़्त जो है किसी प्रैक्टिशनर से फ़ौरन कंसल्ट करें, क्योंकि ये बच्चे की इमोशनल चेंजेस या साइकोलॉजिकल चेंजेस या बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है ना? इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। और जब वो क्यों पता चल जाएगा हमको, तो हम बहुत आराम से उसके ऊपर कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर सकते हैं। बजाय ये कि अब मेरे पास एक बच्चा आता है, ही इज़ नाउ 13 इयर्स ओल्ड, ही इज़ इन टीन्स, ठीक है? और फादर मुझे रिपोर्ट करते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा था, तब बच्चा जो है तकरीबन 4-5 साल का था, तो मदर वर्किंग स्टार्ट उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद से बच्चा जो है वो अपने कमरे में अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा बैठता था और अब वो कंप्यूटर से उठता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बच्चा लर्न कर चुका है इस चीज़ को कि हाँ, उसका ये अवॉइडेंस बिहेवियर है, उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई लेना-देना नहीं है, उसको बाहर की दुनिया कोई नहीं चाहिए, उसको अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर चाहिए। तो जब आपको ये रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो जाएँ कि कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, क्योंकि माँ एक ऐसी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है जो फ़ौरन से आइडेंटिफ़ाई कर लेती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चे के अंदर। कोई चीज़ ऐसी है जो कि डिफरेंट हो रही है। जब वो डिफरेंट-डिफरेंट पता चलने लग जाए, तो फ़ौरन से जो है उसको नोटिस करना और उस पे काम स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वरना बिहेवियर अगर एक दफ़ा प्यूबर्टी तक चलना शुरू हो जाए, तो प्यूबर्टी में बिहेवियर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। आई वुड नॉट से कि वो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यस, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बट आपको पता है कि हमारे यहाँ थेरेपीज आर कंसिडर्ड टैबू। सो हुँ। इस चीज़ को कैसे हम डील करें? देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर आप अपने बच्चे की बेहतरी चाहते हैं, हुँ, ठीक है? तो क्योंकि अब तो माशाल्लाह अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे हैं, हुँ, सोसाइटी के हुँ, अंदर अवेलेबल हैं। जैसे आप चला रही हैं प्रोग्राम्स, ताकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं। कंटीन्यूअस अवेयरनेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स है पेरेंट्स के लिए। वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आ सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे पूछने के लिए कि हमारे बच्चे के साथ ये मसला है, हम क्या करें? ठीक है ना? इसमें कोई चीज़ विज़िबल नहीं है, पेरेंट्स नज़र नहीं आते, पेरेंट्स दिखा नहीं दे रहे होते। वो अपने घर में बैठ के बहुत खामोशी से फ़ेसबुक के ऊपर मैसेज लिख के भी मालूम कर सकते हैं। देयर आर टन्स ऑफ फ़ेसबुक ग्रुप्स अवेलेबल, ठीक है? जहाँ पे आप बिहेवियरल थेरेपी चल रही होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है आपके लिए इतना अहम है कि आप दुनिया की परवाह करना शुरू कर दें और अपने बच्चे को निग्लेक्ट कर दें, उसके उस बिहेवियर को, उस चीज़ को, तो गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को निग्लेक्ट करेंगे दुनिया की परवाह करके, तो फिर आपका बच्चा आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनना शुरू हो जाएगा अपने टीनेज तक, अपने एडल्टहुड तक। तब आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये टैबू होता है, ये बेसिकली हम ही लोग बनाते हैं। हुँ, तो अगर और हम ही लोग उसको तोड़ेंगे, तो ये माशाल्लाह आप हर कोई एजुकेटेड है, सबके समझ में बात आने लग गई है कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं। और इसको अंडरस्टैंड एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को माँ-बाप अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कोई दुनिया वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है यस, ना? आपके बच्चे को कोई दूसरा बुरा कहे, मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप ही बुरा कह के उसको ठीक कर दें। क्योंकि जब दूसरा बुरा कहने लगेगा, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आपके बच्चे को कोई बुरा कहे। यस। सिंपल। So right, and I hope parents इससे एक मैसेज लें कि therapies are for your betterment. ये कोई बिल्कुल। वो टैबू नहीं है, मैम, बिल्कुल। सो मैम, अब आप ये बताएं कि एक बच्चा है, वो मल्टीपल बिहेवियर से गुजर रहा हुँ। है, इश्यू से, तो हाउ टू टारगेट और किस बिहेवियर को कब टारगेट करें, कौन से ट्रिगरिंग पॉइंट्स है जिसे हम अवॉइड करें और कौन से ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसे हम एम्ब्रेस करें? हुँ। यस मैम। अम, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहेवियर हवा में नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है? वो रीज़न होता है उसका फंक्शन।
तो कोई 4 फंक्शन है बिहेवियर के, जिसमें फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, उसके रीजन क्या है उसको होने का। या तो बच्चा अटेंशन मांग रहा होता है, ठीक है, तो फिर बिहेवियर आता है। बिहेवियर का मतलब है अगेन चैलेंजिंग बिहेवियर, हिटिंग, क्राइंग, येलिंग, स्क्रीमिंग, जो भी बिहेवियर चैलेंजिंग बिहेवियर होते हैं, बात का ना मानना, उठ के चले जाना, बदतमीजी करना, जैसे हम पेरेंट्स आम लफ्जों में बदतमीजी कहते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाली देना, बहुत सारे इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। तो या तो वो अटेंशन के लिए कि कोई कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसको अटेंड ना करे, तो बजाय कि वो नॉर्मल उनसे बात करे, वो फौरन से गाली दे के या कुछ हिट करके किसी भाई को, बहन को, वो अटेंशन ले ले। या फिर ये कि वो अवॉइड करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाने पे बच्चे को बुलाया कि आओ खाना खाएं, और उसने कहा कि नहीं, उठा के प्लेट फेंक दी, उठा के कुछ फेंक दिया उसने, तो वो अवॉइड करना चाह रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स जो है कहते हैं जाओ तुम अपने कमरे में चले जाओ, उसको फौरन पनिश कर देते, टाइम आउट कर देते कि तुम जाओ। तो बेसिकली वो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है, वो अवॉइड करना चाहता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जिसकी वजह से वो बिहेवियर आता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो बिहेवियर होता है वो होता है कि बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल टैबलेट चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, उसको खाना चाहिए, कोई उसको बर्गर चाहिए, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए वो कंटिन्यूसली एक चीज़ वाले लगती हैं, और वो चीज़ जैसी ही मिलती है उनका बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि हम उसको वो चीज़ अगर उस वक्त दे देंगे जब वो मांग रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर वो वर्ड्स यूज कर रहा है, ओके। लेकिन अगर वो भाई को हिट कर रहा है, बहन को हिट कर रहा है, अनवांटेड स्क्रीमिंग कर रहा है, और जो है गालियां दे रहा है, कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस चीज को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं बिहेवियर के, कोई रीजन है जिसकी वजह से वो बिहेवियर आता है। पहले तो हमारा पहला काम है इसको आइडेंटिफाई करना। अगर हम नहीं कर पा रहे आइडेंटिफाई, प्लीज गो टू द प्रैक्टिशनर, दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई। वो डेफिनेटली आपकी हर जगह पे हेल्प करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने में। फिर वो चेक करेंगे कि जब वो बिहेवियर आया उसके बाद आपने क्या किया, अगेन द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके बाद क्या हुआ। क्या उसके बाद आपने उसको वो चीज़ दे दी, क्या उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिला, या आपने उसको टाइम आउट किया, उसको पनिश कर दिया, क्या किया। पनिशमेंट के बाद वो बिहेवियर कहीं ज़्यादा बढ़ के आता है। अब बाहर की दुनिया में तो पनिशमेंट होती नहीं, इन्होंने सब खत्म कर दिया है। क्योंकि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो पनिशमेंट बेस्ड नहीं है, वो रीइंफोर्समेंट बेस्ड स्ट्रेटजी है, और उसके रिजल्ट्स 100% है अगर आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो, ठीक है। तो बीइंग अ एबीए थेरेपिस्ट, आई वुड से कि आप लोग प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जो है किसी एविडेंस बेस्ड, इस एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी के लिए जो है किसी अच्छे प्रैक्टिशनर एबीए थेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं, आपको पता है कि बच्चे आपके पास जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, उनके पास वर्ड्स नहीं होते, तो उनके वही टेंट्रम्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और फिर हम उसके लिए अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पे प्लीज़ अपने बच्चों को लेके किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास जाएं ताकि वो आपको हेल्प करें इसमें। यस मैम। तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको एम्ब्रेस करना है, कि आपको उसको पनिश करना है, कि अच्छा पनिशमेंट हम लोग देते नहीं है, इसे पनिशमेंट तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब तो बिल्कुल अवॉइड करने लगे हैं पनिशमेंट। हम रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेटजीज को ऊपर नीचे करते हैं, कितना देना है कितना नहीं देना, रिप्लेसमेंट कैसे देनी है। अगर बच्चा चिल्ला रहा है तो हम उसको वर्ड्स दे देते हैं कि भाई तुम वर्ड्स यूज करो, ओके। चीखने के बजाय मुझे बताओ तुम्हें चाहिए क्या, अच्छा तुम्हें पानी चाहिए, हाँ ये ज्यादा बेटर है कि तुम्हें पानी चाहिए, तो फौरन से पानी दें, ठीक है ना। वर्ड्स ज्यादा बेटर हैं। तो अगेन यही यस। सब कुछ है। यस मैम। मैम वर्ड्स की बात आई तो कुछ हमारे नॉन वर्बल बच्चे भी होते हैं, सो एज अ प्रैक्टिशनर मैं कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा चीख नहीं रहा, जेस्चर कर रहा है, तो इट्स बेटर। सो पैक्स हम्म को बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है, सो थोड़ा सा अगर आप उसमें हम्म रोशनी डालें। पैक्स जिसे हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि बेस्ड करता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर। और ये जो है एक बहुत ही एविडेंस बेस्ड, अगेन एक रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजी है, जिसके बारे में बहुत रिसर्चेस अवेलेबल हैं। और लोग कहते हैं कि पैक्स जो है वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा से यूज़ होता है जो कि नॉन वर्बल होते हैं, जो बोल नहीं पाते, ठीक है ना, या जो बोल पाते हैं लेकिन लफ्ज जो है उनके बहुत कमज़ोर होते हैं, जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, कोई दूसरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता सवाए माँ और बाप के। देखिए माँ और बाप हमेशा इन्वायरमेंट में नहीं होते मौजूद। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि आप लोग हमेशा जिंदगी भर बच्चे के साथ नहीं होंगे। तो बच्चा ऐसे अल्फाज यूज करे जो फंक्शनल हो, ऐसी बात करे जो फंक्शनल हो। तो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक थीम है वो ये है फंक्शनल कम्युनिकेशन, कि बच्चा चाहे बोल सके या ना बोल सके, वो कम्युनिकेट कर दे
अब वो जब उसके पास वर्ड्स नहीं है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं थ्रू पिक्चर्स, ठीक है ना? जो पिक्चर्स होती हैं वो बच्चे के वर्ड्स होती हैं। तो हम एक डिज़ाइन करते हैं एक ऐसा बोर्ड या एक ऐसी चीज़ को ऐसा जिसमें हम उसके छोटी पिक्चर्स जो है हम कैटेगराइज करते हैं फूड की, एक्शंस की, डिफरेंट चीज़ों की, और वो उन पिक्चर्स को एक्सचेंज करता है और फिर अपनी जो है वर्ड्स बताता है कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को पानी चाहिए तो पानी की पिक्चर जो है वो माँ को देगा, बाप को देगा, तो माँ समझे कि अच्छा उसको पानी चाहिए, बजाय कि माँ को ग्रैब करे, दुपट्टा खींचे, उसको खींचे, इसके बजाय वो पिक्चर यूज करेगा तो वो बहुत कामली यूज करेगा, रिलैक्स होकर यूज करेगा, उसको पता है कि इसके पास उसकी ये लैंग्वेज है, तो द चाइल्ड कैन इजीली यूज दैट लैंग्वेज थ्रू पिक्चर्स। अब क्या है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगेन वो टैबू वाली बात आती है, बहुत सारे लोग मेरी अपनी ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने मुझसे ये कहा था कि अगर हम पैक्स यूज करना शुरू कर देंगे तो जो हमारा बच्चे की स्पीच डेवलप होनी है वो भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता। मैं बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट को ये बात भी बताती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ये बात बताती हूँ कि देखिए एक अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट भी उसकी भी जो है वो कहना चाहिए कि जो टीचिंग है, उसकी जो हेल्प है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है अगर हम साथ में पैक्स को ऐड कर दें, ठीक है? क्योंकि बच्चा घर के अंदर जो है वो यूज़ करे उसके टेंट्रम्स कम होंगे। जब टेंट्रम्स कम होंगे तो ऑटोमैटिकली जो भी स्पीच थेरेपिस्ट उसको स्पीच सिखाएगा या सिखाएगी तो वो बच्चा उसको पिक करेगा, बजाय टेंट्रम थ्रो करने के और इरिटेट होने के। क्योंकि इरिटेट होगा ना कि भाई मैं इतनी एफर्ट क्यों डालूँ पैक्स के ऊपर? तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो ऑटोमैटिकली उसके साथ एफर्ट डाल के उसको उन वर्ड्स को देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड है वाटर, ठीक है? तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो उसको वाटर की शेप को बनाना उसके माउथ के थ्रू या वट एवर जो भी आपके स्पीच थेरेपी के जो भी मोड्स होते हैं या उसके मीडियम्स होते हैं, आप उसके थ्रू जो है उसको टीच करवाते हैं। उसी पिक्चर के थ्रू वही चीज़ होती है, वही सब कुछ होता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज स्पीड अप हो जाती है बच्चे की। वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि एक पैक्स के साथ आप ज़रूर स्पीच थेरेपी करवाएं बच्चे की, ताकि वो दोनों जब कॉम्बिनेशन में चलेगा तो वो बहुत स्पीड में जो है उसकी लैंग्वेज जो है या उसकी वोकैबुलरी बढ़ना शुरू होगी या वो बोलना शुरू करेगा। तो एक ये है। यस मैम, और आप बच्चे को फ्रस्ट्रेशन से निकालते हैं तो आपकी बिल्कुल। आसान हो जाती हैं, और फ्रस्ट्रेशन असल चीज़ निकालना ही फ्रस्ट्रेशन ही नहीं। यस मैम। बिल्कुल, असल चीज़ फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेट होगा तो कोई लर्निंग नहीं होगी, ना उसकी एकेडमिक्स होंगी, ना उसकी कोई और स्किल लर्निंग होगी, कुछ नहीं हो सकता अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं जब हम अपनी बात किसी को बता नहीं सकते? यस मैम। ओके मैम, ये तो हो गया। ट्रांजिशन जब होता है तो वो बहुत मतलब एक डिफरेंट होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल जा रहा है स्पेशल नीड्स का, उसके पेरेंटल सेपरेशन, जैसे बीइंग माय सेल्फ, मुझे बड़ा मुश्किल होता है अपने बेटे से अलग होना। सो हाउ कैन वी, वो किस तरह हम स्मूथ सेलिंग कर सकते हैं कि बच्चा, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम पर्सनली बहुत आ रही है अपने बेटे से सेपरेट होना स्कूल के लिए। सो एक स्पेशल प्रॉब्लम ये नीड। अपने बच्चे से यस अलग मतलब या आपसे अलग। यस मैम। being a protective parent, maybe I'm like that. So बहुत सारे parents को can you hear me ma'am? Hmm. Yes ma'am. तो बहुत सारे Yes, parents I को ये can. I do. transition और change से बहुत anxiety जब बच्चों को होता है, तो how we can smooth sail that? मिस बात ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जिसको इग्नोर करते हैं। ट्रांजिशन Yes हम ma'am. समझते हैं बच्चे को मार धाड़ के वहीं पे बिठा देंगे तो बच्चा बैठ जाएगा, ठीक है ना? उसको बैठना है, उसको स्कूल जाना है, मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। Yes ma'am. और अगर बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है तो हम उसको इग्नोर करके उसे कहते हैं इसको तो बैठना ही वहां पर है, ठीक है ना? बहुत टूट फूट है बच्चे की पर्सनैलिटी में इसमें। ट्रांजिशन को स्मूथ होना बहुत जरूरी है। अब ट्रांजिशन कैसे होती है? पहले तो बात है ट्रांजिशन, जैसे हमने कहा कि बच्चा स्कूल जाता है, सेपरेशन एंजाइटी होती है, माँ से अलग होता है। पहले हमें इसको अंडरस्टैंड की ज़रूरत है कि ट्रांजिशन कहाँ-कहाँ बच्चों के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। डेवलपमेंटल डिलेज़ के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। वो एक रूटीन फ़ॉलो करते हैं। अगर वो एक टीचर के साथ लगे हुए हैं, तो उनको दूसरी टीचर पे ट्रांजिशन करने में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। अगर वो एक क्लासरूम के अंदर है, उनको दूसरी क्लासरूम में जाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अगर वो घर की सेटिंग के अंदर जो है वो कब से रह रहे हैं और उनको स्कूल जाना है, तो दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लगता है। एक्टिविटी टू एक्टिविटी शिफ्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है? ये हमारे टिपिकल बच्चों के साथ भी होता है, लेकिन टिपिकल बच्चे कोप कर जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंटल डिलेज़ जो हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इश्यू होता है क्योंकि उनका माइंड इस तरह प्रोसेस नहीं करता, ठीक है? तो और फिर फ्रस्ट्रेशन बनती है, फिर फ्रस्ट्रेशन के बाद बिहेवियर, चैलेंजिंग बिहेवियर आना शुरू होता है। अब ट्रांज़िशन को हमें स्मूथ कैसे करना है?
पहले तो आपने अंडरस्टैंड किया कि अच्छा क्या चीज़ है। हम यहाँ पे डिफरेंट ए बी, क्योंकि मैं ए बी प्रैक्टिशनर हूँ, तो ए बी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट एंड देन का बोर्ड यूज़ करते हैं, जिसमें हम बच्चे को पिक्टोरियल वे में समझाते हैं कि देखो अभी तुम ये कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम्हें क्लास में बैठना है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं उसका उसका हाईएस्ट रीइंफोर्सर क्या है, उसका हाईएस्ट इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा से पहले टैबलेट से खेल रहा है, या बच्चे का कोई बहुत ही फेवरेट टॉय है, तो हम बच्चे को कहेंगे ओके आपको ये टॉय मिलेगा, लेकिन पहले आपको ये करना है, आप ये कर लो, फिर उसके बाद ये करना है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये होता है। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ट्रांजिशन में काफ़ी डिफिकल्टी दिखा रहा है, इवन अ टिपिकल चाइल्ड, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप बच्चे का रूटीन पिक्टोरियल बनाएं, विजुअल रूटीन बनाना शुरू करें। जैसे एक बोर्ड के ऊपर आपने बच्चे का जो है वो लगा दिया कि अच्छा सुबह 9 बजे जो है बच्चा उठेगा, टूथब्रश करेगा। आगे एक बच्चे की पिक्चर लगा दी टूथब्रश की, ठीक है। फिर आपने लगाया कि अच्छा ब्रेकफास्ट टाइम, फिर अच्छा आपने लगाया कि स्कूल टाइम, फिर आपने चेंजिंग टाइम, फिर स्कूल टाइम, फिर लंच टाइम, फिर इस तरह। तो क्या होगा, बच्चा उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जाएगा, ठीक है ना। ये एक टिपिकल बच्चे के जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा काम आती है, ठीक है ना। जो भी विजुअल्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं। जो तस्वीरें होती हैं बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता चलता है, क्योंकि वर्ड शायद वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। Yes, तो ma'am. वो उनके रूम में लगाएं वो चार्ट। हम क्यों कहते हैं कि टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी। टाइम टेबल जो है उससे बच्चों को आइडिया होता है, अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो थोड़े अरसे के बाद वो उस ट्रांजिशन को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि Mhm. हाँ अब इसके बाद ये है, तो हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। फिर हम फर्स्ट एंड देन का, अगर बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आई ट्रांजिशन में, तो हम फर्स्ट एंड देन का बोर्ड भी उसके साथ यूज कर सकते हैं। हम जो टोकन इकोनॉमी यूज करते हैं वो भी हम एक टेक्निक एबीए की यूज करते हैं। इसमें हम जो है वो 4 या 5 टोकन बच्चे को दे देते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा तुमने ये सारे 5 टोकन, तुम्हें क्या खेलना है, तुम्हें टॉय चाहिए, ठीक है ना, तो तुम पहले ये सारे काम करोगे, देन यू विल गेट योर टॉय, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो पेशेंस, वेट उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ अभी मेरा वेट है, अभी मुझे 2 से 3 मिनट तक ये काम करना है, और उसके बाद जो है वट एवर आई नीड टू गेट आई विल गेट इट, ठीक है ना। थोड़ा टाइम में मुझे मिल जाएगी वो चीज़। तो ट्रांजिशन के लिए ये स्ट्रैटेजीज अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस की एक्सीलेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें ज़्यादातर विजुअल स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। Mhm. ये तो आपने बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी और एंड नहीं होगा, लेकिन वी हैव सम पेरेंट क्वेश्चंस, सो मैं चाह रही थी कि उनको मैं इंक्लूड करूं। बिल्कुल यस बिल्कुल। मैम, यू कैन। ओके, वन ऑफ माय पेरेंट आस्क्ड, जब मैं उनसे बात की थी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंसरी इश्यूज एंड बिहेवियर इश्यूज। सेंसरी इश्यूज और बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो मोर और लेस समझ लें कि ओवरलैपिंग है। सेंसरी इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली इट्स समथिंग इन बायोलॉजिकल इन नेचर, ठीक है, कि जिसमें जो है वो उसको सेंसरी इश्यूज आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को लाइट से इश्यू हो रही होती है, ठीक है ना, कोई बच्चे लाइट टॉलरेट नहीं करते हैं, कोई बच्चे साउंड टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते, उसके उसकी वजह से वो चैलेंजिंग बिहेवियर थ्रो कर रहे होते हैं। तो वो मिक्सचर होता है दोनों का, चैलेंजिंग बिहेवियर ड्यू टू द सेंसरी इश्यूज, ठीक है ना। सेंसरी इश्यूज जो है वो बिहेवियर की वजह से नहीं होते, लेकिन बिहेवियर इश्यूज जो है वो सेंसरी इश्यूज की वजह से होते हैं। और सेंसरी सारी वही चीजें होती हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं कुछ बच्चों के अंदर, या कुछ वैसे ही डेवलप हो जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों को वूलन से प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, और वो वूल को टच करते हैं, दे फील समथिंग लाइक वेरी यू नो लाइक लाइक दे डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ अ टेक्सचर, ठीक है ना। साउंड से बहुत ज्यादा साउंड होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, कुछ बच्चे कानों पे हाथ रख लेते हैं उसकी वजह से, और अगर ज्यादा साउंड होने लगे तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो अगेन प्रैक्टिशनर के पास जाएं अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है बहुत शोर में कानों को हाथ लगाता है, या बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट होती है और आँखें यूँ करके भींच लेता है और चीखना शुरू कर देता है, तो फौरी तौर पे किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएं, आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इन सेंसरी इश्यूज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सेंसेस को, क्योंकि सेंसरी सेंसेस को तो नहीं, लेकिन सेंसरी जो इन्वायरमेंट के सेंसरी इश्यूज होते हैं उनको हम मॉडिफाई करके उनको स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि बच्चे के अंदर वो बिहेवियर ना आए, या बच्चा उससे कोप करने की कोशिश करे उन सेंसरी इन सेंसेस से, ठीक है। Yes, ma'am. मैम, कैन दैट बी एक्वायर्ड एज वेल? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं, माय सन स्टॉप वेयरिंग हैट आफ्टर हिज कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन, क्योंकि वो पट्टी 3 दिन बंधी रही, उसके बाद उसने नहीं पहनी टोपी, सर पे कुछ नहीं रखता। तो बिल्कुल, ये इसकी वजह से भी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो इससे जो है एक अवर्सिव किस्म का एक डेवलप हो जाता है कि अच्छा, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास उसका पेन था और वो सब कुछ एक एक यस। कंस्ट्रेन था, उसकी वजह से वो चीज़ डेवलप हो जाती है, फियर सा डेवलप होने लगता है। हम इसको जो है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू इसको हम अनडू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ऑलराइट मैम। चलिए मैम, क्योंकि आपका टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, तो मैं चाहती कि मैं पेरेंट्स के ज़्यादा सवाल लूँ, ना? बिल्कुल। सो यस मैम। हाँ, ओके मैम, ये है कि हाउ टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड ऑफन चिल्ड्रन लीव एनी अडैप्टेड बिहेवियर फॉर सम टाइम एंड अडॉप्ट अनदर बिहेवियर, कि एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर को वो अडॉप्ट कर लेते हैं और एक बिहेवियर को छोड़ देते हैं। तो इसकी अगेन वही रीजन है कि या तो वो बिहेवियर, वो चैलेंजिंग बिहेवियर पिछले चैलेंजिंग बिहेवियर से मिलता जुलता है, एक रीजन ये भी हो सकता है। फंक्शन सेम होगा, अगर आप नोट करें, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें, ऑब्जर्व करें, तो फंक्शन सेम होगा। इसका मतलब है हमने उसके फंक्शन पे काम नहीं किया, हमने उसको रिप्लेसमेंट बिहेवियर दिया ही नहीं, जब भी वो एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर पे चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा, वो ब्लो करता है हाथों को, जैसे हाथों यस में मैम। फूंक मारता है। एक बच्चा है और फिर थोड़ी देर हमारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि अब इसकी ये हैबिट खत्म हो गई है, अब जो है वो टच नहीं करता, जैसे किसी चीज को जो है, किसी मेटल को टच नहीं करता वो, ठीक है। और टच करेगा तो बहुत देर तक हाथों को जो है वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वो बिहेवियर चेंज हो गया किसी और बिहेवियर, लेकिन उसको वो सेंसरी इश्यूज थे पहले से, ठीक है ना। तो हमने उसको जो है वो आंसर नहीं किया, उसको हमने जो है वो नहीं पकड़ा, उसके पर हमने काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ चल पड़ा, और हमने उसको कोई रिप्लेसमेंट बिहेवियर नहीं दिया। तो बिहेवियर कैन चेंज बट द मोर और लेस द फंक्शन सेम, ठीक है। लेकिन फंक्शंस पे हम अगर काम करेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट बिहेवियर अगर हम प्रॉपर्ली देंगे तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब रिप्लेसमेंट बिहेवियर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो लेमन टर्म में रिप्लेसमेंट बिहेवियर वो होता है जो कि बिल्कुल उसी बिहेवियर के जैसा होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। जैसे दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि हिटिंग को तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन हिटिंग के अलावा वर्ड्स को तो एक्सेप्ट करेगी। तो रिप्लेसमेंट बिहेवियर एग्जैक्ट उसका चेंज बिहेवियर होता है, ठीक है। ऑलराइट मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैम, एक पेरेंट का ये सवाल था कि क्या ऑटिज्म कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर ग्रॉस मोटर स्किल्स? फाइन मोटर के तो है, लेकिन ग्रॉस मोटर स्किल्स में? ऑटिज्म की जो अगर हम क्राइटेरिया देखें तो उसमें तीन मेजर चीजें आती हैं। उसमें आता है हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, एक में सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम्स यस होते हैं, मैम। स्किल्स प्रॉब्लम होते हैं, तीसरे में हमारे रिपीटेटिव बिहेवियर इश्यूज होते हैं, यस ठीक है मैम। ना। तो ये तीन मेजर सिम्टम्स जो हैं वो बच्चे के अंदर अगर हो, या जरूरी नहीं कि तीनों हो, कभी कभी तीनों नहीं होते, कभी कभी जो है वो एक होता है, दो होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बेशक प्रैक्टिशनर करेगा, लेकिन उसकी वजह से ग्रॉस मोटर हो या ना हो, हम इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऑटिज्म का कोई कॉज नहीं है किसी चीज का। ऑटिज्म किस किस चीज पे इम्पैक्ट कर रहा है, डेफिनेटली वी कैन से कि ऑटिज्म कैन इम्पैक्ट टन्स ऑफ थिंग्स, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में कोई ऐसा कोरिलेशन, कोई रिसर्च मौजूद हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑटिज्म में देखने की बात यह है कि ग्रॉस मोटर इफेक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल जिस तरह बच्चा चल नहीं पा रहा होता, जंप नहीं कर पा रहा होता, हॉप नहीं कर पा रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ऑटिज्म की वजह से वो किसी और रीजन की वजह से भी हो सकता है कोई फियर हो उसके अंदर, हो सकता है कोई और चीज हो सकता है फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। यूजुअली फाइन मोटर में ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रॉस मोटर में। यस मैम। मतलब को कोमोबिडिटी भी हो सकती है, हम सारा ब्लेम ऑटिज्म में नहीं। यस मैम। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो जिसका अगर कोई समझता है, आजकल ये बड़ा कॉमन है, हर कोई कहता है हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है कहीं। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि जो कि नया क्लासिफिकेशन, नया डिसऑर्डर है, अभी समझ में लोगों के इतना नहीं आ रहा है। तो हर कोई ये समझता है कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटिज्म ही होगी। बच्चे को जरूरी नहीं कि ऑटिज्म हो। आप प्लीज अपने प्रैक्टिशनर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास असिस्टेंट प्रॉपर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ताकि आप इंटरवेंशन अप्लाई कर सकें। Not because you want to label your child, but you have to just plan an intervention, the proper program for the child. यस मैम। एंड अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि अच्छा, ऐसे हियरिंग प्रॉब्लम भी है, तो ये एडीएचडी भी है, और ये एंड लेबल किया हुआ होता है, एंड यू आर लाइक के व्हाट टू डू अबाउट देम। बच्चे को बहुत तंग किया होता है अक्सर पेरेंट्स ने। मैम, कुछ बच्चे फिर कोमोर्बिडिटीज की तरह भी आते हैं, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, साथ में दे हैव सम स्ट्रीक ऑफ ऑटिज्म, जिसकी वजह से उनकी प्रोसेसिंग का मसाइल होते हैं। सो उसको कैसे अंडरस्टैंड करें? और एक बच्चा है जिन हियरिंग भी है, ऑर्गेनिक मसला भी है, फिर ऑटिज्म भी डायग्नोज हो जाए, सो फिर कैसे एक पेरेंट लेके चले उसे?
सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रीजंस को रूल आउट करें और फिजियोलॉजिकल रीजंस पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बच्चे को जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप कुछ भी कर लें, आप टन्स ऑफ टन्स प्रोग्राम्स भी डेवलप कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो पहले उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर फिजियोलॉजिकल रीजंस को आप रूल आउट करें, उसके ऊपर काम स्टार्ट करें, उसको जो भी उसके हियरिंग इश्यूज़ हैं वो उसको कम करवाएँ। और उसके बाद उसकी जो है फिर डिज़ाइन करें कि उसको करना क्या है, उसकी इंटरवेंशन नेक्स्ट क्या होगी। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो किसकी वजह से स्लो डाउन हो रही है, उसकी हियरिंग की वजह से हो रही है या उसकी जो है वो ऑटिज्म की वजह से हो रही है। अगर तो हियरिंग की वजह से हो रही है तो रिसेप्टिव इश्यूज का मसला आएगा। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो रिसेप्टिवली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा चीज़ों को। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ओके मेरा मोबाइल फ़ोन दो, तो हो सकता है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड ना करे कि अच्छा मोबाइल फ़ोन क्या है। वो अंडरस्टैंडिंग आई मीन वो उसको ले ही ना, उसके अंडरस्टैंडिंग में वो चीज़ ही ना, क्योंकि उसने सुना ही नहीं कभी वर्ड कि मोबाइल क्या चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन या दूसरा ये मसला होता है कि अगर ऑटिज़्म के साथ अगर हम देखते हैं तो प्रोसेसिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो अंडरस्टैंड तो कर लेता है कि हाँ, ये मोबाइल फ़ोन है। कभी-कभी कर भी लेता है, कभी नहीं भी करता। लेकिन उसको पता नहीं इसके फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है ना? उसको मैंने कैसे ऑपरेट करना है, ये क्या है? तो ऑटिज़्म में प्रॉब्लम ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ जो है उसकी फंक्शनैलिटी की भी बात आती है कि फंक्शन नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो हमें यहाँ पे रूल आउट करने की ज़रूरत है कि क्या वो जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वज़ह से आ रही है, डिले की वज़ह से आ रही है या फिर ऑटिज़्म की वज़ह से आ रही है? क्योंकि ऑटिज़्म में बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, वी नीड टू रूल इट आउट। यस मैम, यस। ओके मैम, अक्सर ये होता है कि कुछ बच्चों को हेयरिंग एड लगा दिया जाता है, बट वो क्योंकि ड्यू टू एडीएचडी या कुछ वो गिराते हैं। सो हाउ टू गो अबाउट इट कि बच्चे के अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव है और साथ में उसका हेयरिंग का मसला है, सो हाउ टू गो अबाउट इट? क्या फर्स्ट उसे बिहेवियर थेरेपी हो या उसकी हेयरिंग इंटरवेंशन हो? डेफ़िनिटली पहले बिहेवियरल थेरेपी, ताकि वो उसके जी। यूज़्ड टू हो जाए उन चीज़ों को, क्योंकि हियरिंग अगर एड नहीं लगा होगा तो बच्चा कुछ भी लर्न नहीं कर सकता। तो यस। पहले आप उसके बिहेवियर को मैनेज करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारी ये है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वुड नॉट से, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जो है वो पूरा फ़ोकस करके बैठे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे कि लर्निंग पर, कि बच्चा एबीसी सीख ले, हुँ। ईडीएफ सीख ले, लेकिन वो उसको बैठना नहीं आ रहा। वो जी। खड़े-खड़े उसको सिखा रहे होते हैं, टीचर्स भी सब सिखा, लेकिन ये कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। पहले उसका बिहेवियर मैनेज करें, उसको बैठना सिखाएँ, तभी आप जाके उसको जो है दूसरी चीज़ें टीच करवा सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करेंगे आप? यस मैम। यही मेरा सवाल आ रहा था कि पेरेंट्स थिंक कि लिटरेसी स्किल्स सिखा दें, एबीसी से सिखा दें। सो व्हाट इज़, कुछ बच्चे होते हैं वो पूरी-पूरी एबीसी पढ़े होते हैं बट दे आर नॉट फंक्शनल। सो ये कि हुँ। हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शनल स्किल्स एंड लिटरेसी स्किल्स फॉर पेरेंट, और ज़्यादा क्या ज़रूरी है पहले? अ, क्या ज़रूरी है? अब जी। बीइंग अ पेरेंट मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, क्या ज़रूरी है? आप अपने बच्चे को पीएचडी करवाना चाहेंगी कि वो पीएचडी करे लेकिन इंटरैक्शन ना करे, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेट ना करे, लोगों से इंटरमिंगल ना हो, बिहेवियर उसका आता रहे, टेंट्रम्स उसके आते रहें, तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स रियली नीड कि बच्चा जो है वो पीएचडी कर ले। बट पेरेंट्स रियली नीड कि बच्चा एक इंडिपेंडेंट इंसान बने। वो जी। हर स्किल्स को आनी चाहिए, ठीक है ना? हर तरह की स्किल्स आनी चाहिए, बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स स्किल्स तक उसको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए डेफ़िनेटली पहले आप बिहेवियर मैनेजमेंट की तरफ जाएँगे, उसका जो है उसकी स्किल फ़ोकस करेंगे, कौन-कौन सी स्किल टारगेट करेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है, बजाए कि आप उसकी लिटरेसी स्किल के ऊपर काम करें। क्योंकि लिटरेसी स्किल जो है वो तो बच्चे को आ ही जाती है। इवन अगर आप बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे देखें, दे आर वेरी शार्प, दे आर सो मच इन गुड इन एकेडमिक्स बट दे आर very bad in their skill learning. For example, social interaction, they cannot intermingle with other kids. They cannot sit in a circle time. They cannot meet with the other kid. They cannot initiate in a different relationship. So that's a major problem with these kids. यस मैम। यस, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप इन चीज़ों पे नहीं होगे तो कम्युनिकेशन का एक बेसिक एस्पेक्ट होता है। दूसरों से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड वो चाहे आपको जितने मेरीन एनिमल्स के नाम आएँ, if आपको बेसिक चीज़ नहीं आ रही, तो दैट्स अ बिग बिल्कुल। हिंड्रेंस। सो मैम, बिल्कुल, और मैं पता है एक और यस। चीज़ ये भी कहती हूँ कि देखिए बच्चे की लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनरिज़्म। जैसे मैंने बहुत सारे स्कूल, मैंने टिपिकल स्कूल्स में भी काम किया है, मैंने नॉन टिपिकल स्कूल्स में भी काम किया है। तो मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि बच्चे को जो मॉर्निंग जो रूटीन्स होते हैं, उसके अंदर भी बच्चों को जो है वो रीइंफोर्स नहीं किया जाता। जैसे स्कूल्स के अंदर बच्चे जाते हैं तो उनको हेलो बोलें, ग्रीट करें,
एक दूसरे से जो है वो आई कांटेक्ट के साथ हेलो बोलें, तो ये सब कुछ नहीं सिखाते। बच्चा आता है, बच्चा जो है अपनी, पहले तो सब हमारे ज़माने में तो असेंबलीज़ होती थी, जिसमें हम हर कोई इंटरैक्ट करता था। अब वो असेंबलीज़ भी नहीं होती, क्योंकि अब नया इन्होंने मॉडिफ़ाई किया है सिस्टम को, एकेडमिक्स को, जो कि बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल पे कर लिया, और वेस्टर्न से हमारा स्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। कि वो जो है वो ग्रीट करते हैं, वो असेंबलीज़ देते हैं, वो सब इंटरैक्ट करते हैं पहले आने के बाद, हम लोग इंटरैक्ट नहीं करते। जितने स्कूल्स मैंने अब आजकल देख रही हूँ, बहुत ही मुश्किल से, बहुत रेयर स्कूल हैं जो कि इंटरैक्ट करवाते हैं, लेकिन अभी स्कूल्स में इंटरैक्शन खत्म होता जा रहा है। और अब तो पिछले 1 साल से तो हम लोग कोविड का शिकार हैं, तो पैंडेमिक पैंडेमिक में तो हम बिल्कुल ही इंटरैक्शन से गए हैं। तो बच्चे पूरा आइसोलेशन के अंदर हैं, और अब जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 गुना ज़्यादा हो गई है इस पैंडेमिक में, कि वो बच्चों को सोशल इंटरैक्शन घर में कैसे प्रोवाइड करें, कैसे जो है वो उनको जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करें, कभी फ्रेंड बनकर, कभी टीचर बन के, कभी कुछ बन के। तो हमें रोल प्ले करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे को आइडिया हो कि किस रोल के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करना है। यस मैम, यस मैम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैम, कुछ पेरेंट्स हैं वो कहते हैं थेरेपिस्ट के साथ तो अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन वही काम मैं कराऊँ तो टेंट्रम शुरू हो जाता है। सो वो माँओं का बहुत बड़ा मसला है। इसलिए इसलिए कि कहीं न कहीं आप उसको नेगेटिव रिइंफोर्स कर देते हैं। थेरेपिस्ट जो होता है नेगेटिव रिइंफोर्स नहीं करता, ठीक है ना? एक अच्छा थेरेपिस्ट कभी भी उसको जो है वो उसके रोने पे उसको कैंडी नहीं देगा। माँ जो है, बाप जो है वो इतना बिज़ी होते हैं, वो कहते हैं जल्दी से कैंडी पकड़ा दो और फिर कल देखेंगे इस पे क्या काम करना है। फिर कल जब वो काम शुरू करते हैं तो बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है कि कैंडी आप दे चुके हैं और अपना जो है वो क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं उसके सामने। यस। तो वो नहीं करेगा फिर। तो इसीलिए थेरेपिस्ट के साथ कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, अब थेरेपिस्ट जो काम करता है वो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना, पेरेंट्स को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स सेम उसी तरीके से काम करें। अगर पेरेंट्स उस तरह काम नहीं करें, क्योंकि बच्चा थेरेपिस्ट के पास सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आता है। हफ्ते में 4 दिन आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या आएगा? 24/7 बच्चा माँ-बाप के साथ रहता है, घर वालों के साथ रहता है। अगर वो ही उन स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। आई मीन थेरेपिस्ट कुछ नहीं कर सकता, कोई मैजिशियन नहीं है थेरेपिस्ट। यस, ये तो बात है कि वी आर नॉट मैजिशियन, और अक्सर लोग कहते हैं कि अब बोल नहीं रहा, कब बोलेगा? और हम कहते हैं गिव अस सम टाइम, बट बहुत हम पे प्रेशर भी आ जाता है नहीं, मैम, यू मस्ट। बात ये है कि बात ये है कि आप कितना भी टाइम दे दें, खाली स्पीच थेरेपी से अकेले सेंटर में काम नहीं चलेगा, जब तक कि वो स्ट्रैटेजीज पेरेंट्स घर में अप्लाई नहीं करेंगे। अगर उसकी स्पीच पे की बजाय अगर ग्रैबिंग के ऊपर उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर वो वर्ड्स क्यों यूज़ करेगा? करेगा ही नहीं। यस मैम। मैम, इस चीज से मुझे एक जहन में आया कि शुड पेरेंट्स बी पार्ट ऑफ थेरेपी, या जैसे कुछ थेरेपिस्ट हैं वो पेरेंट्स को बाहर बिठाए रखते हैं एंड बच्चा अंदर होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, तो बच्चा जिनका है, जिनके साथ उसने दिन रात उठना बैठना है, प्लीज़ उनको सिखाएं। आप पूरा सेशन लें, आखिर के 10 से 15 मिनट, 10 मिनट भी अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं, उनको बताएं कि आज आपने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की है, इस तरह की है, प्लीज़ आप अपने बच्चे को घर में ऐसे करें। और हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप उनको बोलें, चलो ठीक है, तुम आ जाएं, आप आएँ सेशन में बैठ के सिर्फ देखिए आखिर के 10-15 मिनट कि मैं करती क्या हूँ, ताकि आप जो है वो उस तरीके से उसको फॉलो करें घर में। ये थेरेपिस्ट के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, थेरेपिस्ट की प्रोग्रेस बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू होगी अगर पेरेंट्स उसको फॉलो करेंगे एग्ज़ैक्टली। ये पेरेंट्स का राइट है, ये पेरेंट्स का 100% राइट है, क्योंकि वो पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और वो बच्चे के माँ-बाप हैं, वो ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, ठीक है ना? उनका राइट है कि वो जाके पूछें, खाली छोड़ के ना आएँ अपने बच्चों को, पूछें भी थेरेपिस्ट से कि क्या किया? क्योंकि अगेन थेरेपिस्ट इज़ नॉट अ मैजिशियन, आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी। यस मैम, सो ट्रू। एंड मैंने ये भी देखा है कि मेनी पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट थेरेपिस्ट नाउअडेज। सो हुँ। इस चीज से शायद कम हो जाए वो एक मिसट्रस्ट जो हमारे उसमें बहुत फैला हुआ है। अगर वो ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो, मैं सजेस्ट करूँगी कि फिर वो खुद थेरेपिस्ट बन जाएँ, अगर वो ट्रस्ट नहीं करते। उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा और उनको वो चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी, ठीक यस। है? और अगर वो नहीं करना चाहते, तो अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो। यस मैम, यस मैम। एंड एक चीज मैंने ये भी देखी है कि एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, दूसरे थेरेपिस्ट की बुराइयां करते हैं, एंड आई एम लाइक कि प्लीज डू नॉट डू दैट, इट्स रियली अनप्रोफेशनल। क्योंकि इट्स कोई, वेरी नॉन एथिकल। यस, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि आपके बच्चे की बेहतरी है, कोई भी आपके बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा, अनलेस सही ही इज अ बात है। बैड पर्सन। सो अच्छा मैम, ये है कि आजकल मेडिकेशंस भी होती हैं and बच्चों को दे भी जाती हैं, तो कोई ऐसा बिहेवियर है जो विदाउट मेडिकेशन, जैसे बहुत हाइपर एक्टिविटी आ गई, एक्सेसिव, तो विदाउट मेडिकेशन कैसे हम उसे कंट्रोल करें?
अगेन वही बात है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आ गई है तो कोई रीज़न तो होगा उसके पीछे। अगेन वही बात है, डेटा कलेक्शन कि आप स्टार्ट करें, ऑब्ज़र्व करें, ये क्या हुआ इससे पहले, क्या हुआ उसके बाद। अगर नहीं कर सकते प्रैक्टिशनर के पास जाएँ, इवैल्यूएशन करवाएँ प्रॉपर, बिहेवियर की प्रॉपर, ताकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स अप्लाई की जाएँ। और अगर आप चाहते हैं, कुछ जगहों पे एसेंशियल हो जाता है मेडिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइपर एक्टिविटी इतनी सिवियर है कि बच्चा बैठ भी नहीं पा रहा 2 सेकंड के लिए, तो आप उसको मेडिकेशन देनी ही पड़ेगी। और अगर नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्रस्ट करें थेरेपिस्ट के ऊपर कि वो किस तरीके से उसको मॉडिफाई करते हैं। सेशंस अपने बढ़ा दें थेरेपिस्ट के साथ, एबीए के साथ, स्पीच के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ, ताकि वो उसको सिटिंग टॉलरेंस आना शुरू हो, ताकि उसके अंदर वो हाइपर एक्टिविटी के सिम्पटम्स जो है थोड़े रिड्यूस हों। ठीक है ना? क्योंकि बच्चे को शायद हो सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, हो सकता है बच्चे के पास, बच्चा बहुत जीनियस है, उसके बहुत जल्दी काम खत्म कर लेता है, उसके बाद उसके समझ में नहीं आता वो क्या करें। हो सकता है बच्चा जो है उसके समझ में ही ना आए कि उसको काम क्या करना है, वो इरिटेट होकर काम ही छोड़ दे, इधर-उधर भागना शुरू कर दे। तो रीज़न क्या है, फैक्टर्स क्या हैं उसके पीछे, वो हमें इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। यस मैम। मैम कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है कि एबीए इज़ अ वेरी हार्श थेरेपी, कि हमने बहुत इस हॉरर स्टोरी इज़न्ट सुनी है। इट? यस, सो मैम। ओके। यस फिर मैम। मेरे ख़्याल से उन्होंने एबीए सही देखी नहीं है, क्योंकि यस मैम। एबीए वो टेक्नीक है कि जो कि बहुत ही सॉफ्ट टेक्नीक है। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात इसकी है, ठीक है ना? कोई हार्श टोन नहीं है। बच्चे के एक-एक बिहेवियर को एनालाइज़ करके, उसको प्रोग्राम बना के उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है, साथ में उसके बिहेवियर को मॉडिफ़ाई किया जाता है। तो अच्छी बात ये है कि दोनों चीज़ों को साथ-साथ चलाते हैं। उसके लर्निंग को भी और उसके बिहेवियर को भी। तो दोनों चीज़ें जब साथ-साथ चलती हैं तो बिहेवियर ऑटोमैटिकली उसको जो है वो इतना ज़्यादा एक्ज़ैजरेट नहीं होता कि वो लर्निंग में हिंड्रेंस लेकर आए। और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कुछ सही भी कह रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने पाकिस्तान में देखा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन बहुत कम जगहों के ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एबीए की, जो कि एक्चुअल एबीए की प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग जो है वो मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं एबीए की। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल ये होता है, क्योंकि आप अपने बच्चे पे पूरा टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग रिसर्च करें अपनी कि एक्चुअली एबीए है क्या। आप अंडरस्टैंड करें, अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको बताएँगी कि एक्चुअली एबीए है क्या, ताकि आपको आइडिया हो। प्लीज़ लोगों की बातों को, सुनी-सुनाई बातों के आने के बजाय आप देखें, खुद से रिसर्च करें। आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट करेंगे, यस मैम। अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिले जो कहते हैं, भई हमें कैमल मिल्क बता दो कहाँ मिलता है, हमें लैक्टोज़ फ्री थेरेपी बता दो कहाँ मिलती है, हमें ये कहाँ बता मिलता है। मैं कहती हूँ इन सब चीज़ों का कोई कोरिलेशन नहीं है बिहेवियर से, या बच्चे के ऑटिज़्म से, या बच्चे के डेवलपमेंटल डिले से। प्लीज़ स्टॉप these things because you are wasting your time and money and your child's time। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप बच्चे के टाइम को बहुत तेज़ी से वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए इस वक़्त। यस मैम। मैम आपकी इसी बात से, क्योंकि आजकल ये बहुत फीडिंग की चीज़ बनी हुई है और मुझे भी समझ नहीं आती कि बच्चे का दूध खत्म कर दो, बच्चे का वो कर दो, तो कितना इट्स इम्पैक्ट, एक डाइटरी हिस्ट्री कितना इम्पैक्ट करता है, या इट्स जस्ट अ मिथ? हुँ। सॉरी, से इट वाज़ से इट मैम अगेन। डाइट कितना इम्पैक्ट करता है? जैसे हम लोग कहते हैं ज़्यादा चीनी ना दो या वो ना करो, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। इज़ इट अ मिथ और इज़ इट अ रियलिटी? सॉरी मैम, देयर वाज़ मैम कांट हियर यू। आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, यस माय मैम। इंटरनेट। सॉरी विस्पा, नो, नो आप कुछ मैम, पूछ इट्स रही ओके। मैम मैं ये कह रही थी कि डाइट कितना अफ़ेक्ट करती है? इज़ इट अ मिथ और इज़ इट अ रियलिटी कि चीनी ना दो, दूध बंद कर दो, लैक्टोज़ फ्री इट्स डाइट चल जाओ? यस मैम। जस्ट अ मिथ, जस्ट अ मिथ, देयर इज़ नो रिसर्च। अगर आपने खुद से रिसर्च करनी है, पेरेंट्स को मैं कहती हूँ, हमेशा मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कहती हूँ प्लीज़ डू योर रिसर्च। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास ऐसी कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है, जो मैं आपको कह सकूँ कि नहीं, डाइट का इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंटल डिले से, या डेवलपमेंटल डिलेज़ जो हैं वो बेटर हो सकते हैं डाइट से। नहीं, ऐसा कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखिए पेरेंट्स इतने डेस्परेट हो रहे होते हैं, उनको कहीं न कहीं से कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो उनके लिए अगर ये सॉल्यूशन होता है कि अच्छा अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, तो ये तो सब आई मीन ट्रायल एंड एरर है ना, ट्रायल एंड एरर की बजाय आप एविडेंस बेस पे जाएँ, टाइम ना वेस्ट करें बच्चे का। यस मैम, एंड वैसे भी बहुत सारे क्वैक्स हैं जो इससे फ़ायदा उठाएँगे, आपके बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिज़नेस। Yes, yes, ma'am. So, thank you so much, ma'am, for giving us your precious time.
एंड एंड में आप क्या मैसेज देंगी प्रोफेशनल्स को एंड पेरेंट्स को? बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिशनर्स के ऊपर। डेफिनेटली दे आर हियर टू हेल्प योर चाइल्ड, दे वांट टू हेल्प यू। ज़रूरी नहीं कि बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल डिलेज़ में भी हों। अगर आपको अपने टिपिकल बच्चों में भी कोई बिहेवियरल इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि वो अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, वो अननेसेसरी स्क्रीम कर रहे हैं, येल कर रहे हैं, कर्सिव लैंग्वेज यूज़ करें, तो प्लीज़ 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 गो टू द प्रैक्टिशनर। उनसे पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, असेसमेंट करवाएं। हो सकता है इमोशनल चेंजेस हो सकता है बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल अदर फैक्टर्स हो सकता है कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसको रूल आउट करने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और जितना जल्दी उसको आप रूल आउट कर लेंगे उतना जल्दी वो बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। उसको टीन से पहले, प्यूबर्टी पहुंचने से पहले ही उसको ओवरकम कर लें आप। थैंक यू सो मच मैम, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप आई हैं हमारे प्लेटफॉर्म में। थैंक यू Thank सो you मच। so much, and I'm very sorry for the electricity and this disconnectivity issue. नो मैम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। ठीक है, okay, take ओके, care. अल्लाह हाफिज मैम। Yes.